नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर कोने पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि क्या कुछ है आपके लिए खास। और वर्ल्ड नाउ में बात हम करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दुनिया भर में शांति का पाठ पढ़ाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब बगावत शुरू हो गई है। ये नई बगावत नो किंग्स आंदोलन में है और इस आंदोलन में लोग ट्रंप की नीतियों और उनके तरीकों के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन में देश के अलग अलग शहरों में 2600 से ज्यादा रैलियां निकाली गई और इन रैलियों में करीब 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। आंदोलन के समर्थक कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि कोई भी व्यक्ति या नेता अपनी हुकूमत के नाम पर दुनिया पर हावी ना हो सके। वही वर्ल्ड नाउ में अगली खबर ट्रंप बनाम हमास की। दुनिया एक बार फिर से सख्त अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खुली चेतावनी दे दी है। उनके अनुसार अगर गाजा में युद्ध विराम तोड़ा गया तो हमास को मिटा दिया जाएगा। ये चेतावनी मिडिल ईस्ट की बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को और भी ज्यादा गहरा कर सकती है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। वहीं आज की एक और बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर जापान के इतिहास रचने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची की, जिन्होंने दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी के साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई। तकाइची की सरकार जापान की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद स्थिरता लाने की कोशिशों की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर साने तकाइची को बधाई भी दी है। वहीं वर्ल्ड नाउ में बात हम करेंगे ट्रंप के 88 लाख वाले वीजा नियम की, जो आज से लागू हो गया है। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस पर नई गाइडलाइंस जारी की। नए और बदलाव वाले आवेदकों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौजूदा वीजा धारकों को कोई रोक नहीं है। भारतीय पेशेवरों को इस दौरान राहत जरूर मिली। इन तमाम खबरों पर विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में शांति का पाठ पढ़ाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है और इस बगावत का नाम है नो किंग्स आंदोलन, यानी अब कोई भी राजा नहीं। ट्रंप की नीतियों और उनके बढ़ते सत्ता केंद्रित रवैये के खिलाफ दुनिया भर में किस रूप में आवाजें उठने लगी हैं, उसकी बानगी ये तमाम तस्वीरें हैं। लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर्स हैं और नो किंग्स वाले ये बैनर पोस्टर हैं। यह आंदोलन लगातार तेज होता हुआ नजर आता है। समझिए, देखिए यहाँ पर ये पूरे बड़े स्तर पर किस तरह से यूएस की सड़कें पटी पड़ी है। यह आंदोलन ट्रंप की सत्ता को चुनौती देता है या फिर ये एक और राजनीतिक शोर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका में शुरू हुआ ये नो किंग्स आंदोलन हजारों की संख्या को अब एकजुट कर रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिनका कहना है ट्रंप अब लोकतंत्र की नहीं बल्कि तानाशाही की राह पर है। विरोध प्रदर्शन सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। आप समझिए, ये विरोध प्रदर्शन अमेरिका से अब लंदन, बर्लिन, सिडनी और यहां तक कि दुनिया के अलग अलग कोनों पर भी ट्रंप विरोधी नारों से गूंज रहे हैं। अब आपको मैं अलग अलग तस्वीरें दिखाती हूं, 8 तस्वीरें। देखिए, फिलाडेल्फिया, शिकागो, मिनेपोलिस, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, बॉस्टन, सैन डिएगो, सियाटल। फिलाडेल्फिया से लेकर सियाटल तक किस तरह से लोग सड़कों पर हैं और एक ही नारा बुलंद कर रहे हैं कि नो मोर किंग्स। ट्रंप की नीतियां और उनके बयान अब यही लोगों के लिए गुस्से का एक बड़ा कारण बने और इनको लेकर लोगों में किस तरह से गुस्सा साफ नजर आता है। लोग कहते हैं कि अमेरिका लोकतंत्र है और किसी एक शख्स की बादशाहत यहां पर बिल्कुल नहीं चलेगी। सड़कें लोगों से भीड़ से भरी पड़ी है। इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हैशटैग नो किंग्स, हैशटैग पावर टू पीपल और हैशटैग स्टॉप द क्राउन, ये ऐसे हैशटैग्स हैं जो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस रूप में बड़े स्तर पर लोग नजर आते हैं। ये यूएस की सड़कें हैं और यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और दूर दूर तक आपको यहाँ पर लोग नजर आएंगे। और यकीन मानिए, ये जो ये तस्वीर है ये चिंता बढ़ा रही होगी डोनाल्ड ट्रंप की। ये किसी फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है कि लोग यहाँ पर किसी फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर सड़कों पर इकट्ठे हुए हों। ये एक आंदोलन की है, ये उस आंदोलन की है जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर
बल जरूर ला रहे होंगे। लोग कहते हैं कि हम किसी राजा के नहीं, संविधान के गुलाम हैं, और ये लोगों की नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, उनके रवैये के खिलाफ। यहाँ पर एक तरफ शटडाउन है, दूसरी तरफ लगातार टैरिफ है और दुनिया के अलग अलग देशों से बिगड़ते उनके टर्म्स हैं। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में गतिरोध है। गतिरोध के कारण सरकार का अधिकांश हिस्सा बंद है और इसे समाप्त करने के लिए कोई भी बातचीत हो ही नहीं पाई। इस वजह से लंबा वक्त हो चुका है अमेरिका में शटडाउन को। डेमोक्रेट्स मेडिकल बीमा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में कटौती को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बारे में ट्रंप का कहना है कि इससे राजकोष में $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की राशि निकल जाएगी। इस गतिरोध की वजह से सीनेट सरकार को अस्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए कानून पारित करने में असमर्थ है। ये देखिए तस्वीरें, अपने आप में ये ऐसी बड़ी तस्वीर है जो पूरी दुनिया के सामने है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं वॉशिंगटन की तस्वीर है। इसको हम बड़े स्तर पर अगर देखें और समझें तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि ये लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है, हाथों में ये बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और ये लगातार सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, नो किंग्स। देखिए जरा किस रूप में यहाँ पर लोगों के हाथों में बैनर, झंडे, पोस्टर्स यहाँ पर नजर आते हैं। और ये तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ ऊपर से आसमान से ली गई ये तस्वीर अपने आप में बड़ी तस्वीर पेश करती है। देखिए कितने दूर से आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे इलाके में सिर्फ लोगों का हुजूम है। और ये तो सिर्फ वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में अगर ये हाल है और तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में जो एक अलग नाराजगी नजर आ रही है। दुनिया के अलग इलाके, लंदन की बात हो, सियाटल की बात हो, हमने आपको बात बताई, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। अब एक तरफ ये आरोप लगाया गया कि भाई ये जिस रूप में पूरा प्रदर्शन है, ये खासतौर से यूएस में विपक्ष की तरफ से समर्थित ये पूरा प्रदर्शन है। लेकिन दुनिया के कई अलग अलग देशों में अगर ये प्रदर्शन है तो उसे डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे। ट्रंप द्वारा डेमोक्रेटिक शासित राज्यों में संघीय बल भेजने और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बाद में विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा भड़क उठे। सरकारी बंद के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई डेमोक्रेट शासित राज्यों में कार्यक्रमों के लिए फंड बाकायदा रोक दिए। विरोध प्रदर्शन का केंद्र बिंदु एक तरह से ट्रंप द्वारा डेमोक्रेट्स के अधीन राज्यों में संघीय नियंत्रण वाली सेना का इस्तेमाल करना था, जिसमें उन्होंने साफ दावा किया कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है और अपराध बेकाबू हो गए हैं। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, यूरोप, कनाडा, एशिया के भी कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। करीब 2600 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन, रैलियां जारी हैं, जिनमें लगभग 7 मिलियन लोगों के शामिल होने का अनुमान है। मैड्रिड और बार्सिलोना में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए, जबकि अटलांटिक के पार हजारों लोग अमेरिका के प्रमुख शहरों से लेकर छोटे छोटे शहरों में मार्च निकाल रहे हैं। और उनकी ये तस्वीरें, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कई युवा हो, वो इस तरह से इस पूरे आंदोलन में शामिल हैं। लंदन से लेकर लॉस एंजलिस, नो किंग्स आंदोलन एक प्रतीक अब यहां पर बन चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में कई स्टूडेंट विंग्स जो हैं, कई नागरिक समूह हैं, वो नो किंग्स आंदोलन को और समर्थन दे रहे हैं और यह आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति के हालिया फैसलों से लोकतांत्रिक मूल्यों का खतरा एक तरह से पैदा होता हुआ नजर आता है। चलिए मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताती हूँ। 70 लाख प्रदर्शनकारी, ट्रंप का विरोध बड़े स्तर पर जारी। ट्रंप के सत्तावाद के खिलाफ दरअसल ये आंदोलन नजर आता है और ये आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लोग ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। राजनीतिक नेताओं, कई मशहूर हस्तियों तक ने एक तरह से इस पूरे आंदोलन को समर्थन दे रखा है। जी हाँ, कई बड़ी फिल्मी हस्तियों ने भी नो किंग्स आंदोलन को समर्थन दिया है। जनता अब खामोश नहीं रहेगी, ये डाना फिशर जो कि समाजशास्त्री हैं, काफी जानी मानी समाजशास्त्री हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई। इतना ही नहीं बल्कि अब उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। उनका कहना है कि भाई मैं तो कोई राजा हूं ही नहीं,
मैं कोई राजा नहीं हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब आप देखिए इस पूरे आंदोलन का असर ये हुआ कि अमेरिका में कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को चिंता सता रही है कि यह आंदोलन उनके करियर में कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ पैदा ना कर दे। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद संभालने के केवल 10 महीने के भीतर से ही लगातार चर्चा में रहे ट्रंप प्रशासन ने माइग्रेशन नीतियों पर सख्ती बढ़ा दी। साथ ही साथ उन्होंने फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन और विविधता नीतियों के कारण कई यूनिवर्सिटीज के जो तमाम संख्या अनुदान थे उनमें कटौती की धमकी दी और इसको लेकर और भी ज्यादा कई जगहों पर अलग अलग खेमों में नाराजगी हुई। ट्रंप के वो फैसले भी आपको जानना चाहिए जिन पर विवाद की शुरुआत हुई। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फैसला लिया गया कि भाई बाइडेन प्रशासन जो है उनकी तरफ से जो फैसले लिए गए उनको रद्द किए जाएं। कई फैसले ऐसे थे जिन्हें रद्द किया गया। जन्म सिद्ध नागरिकता का अधिकार जो है डोमिसाइल को लेकर, डोमिसाइल नीति अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रही। ट्रंप जब 2016 में पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो अवैध अप्रवासन को रोकना उनका बहुत बड़ा लक्ष्य था। जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उनका पहला एजेंडा था कि बगैर दस्तावेज वाले जो अप्रवासी हैं या फिर जो टेम्परेरी वीजा पर अमेरिका में रह रहे विदेशी हैं उनके होने वाले बच्चों के जन्म सिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म किया जाए। ट्रंप ने बगैर वैध दस्तावेज रखने वाले माता पिता से भी जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म सिद्ध अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने का आदेश दिया था। समझिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा निर्णय था जिसने वहां पर मौजूद, वहां पर रहने वाले कई लोगों पर एक तरह से सीधा सीधा इम्पैक्ट किया था। इसको लेकर नाराजगी थी। इसके अलावा 60 से ज्यादा देशों पर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया, इमिग्रेशन पर कड़ा कदम उठाया गया जिसको लेकर लगातार नाराजगी देखने को मिली। इतना ही नहीं बल्कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती वाला निर्णय हो या फिर विद्रोह अधिनियम जो है उसकी धमकी तक लगाने की बात कही गई हो। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जिस तरह से बड़े स्तर पर ले ऑफ हुए, गवर्नमेंट का जो कर्मचारी थे उनकी छटनी हुई, वो भी अपने आप में लोगों के मन में नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की तरफ से 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को एक नोटिस भेजा गया जिसमें मुआवजे के तौर पर 8 महीने के वेतन के बदले उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देने की पेशकश की गई। अब इस पूरी पेशकश को स्वीकार करने की बाकायदा डेडलाइन भी दी गई 6 फरवरी और इस आदेश के जरिए व्हाइट हाउस नौकरशाहों को छोटा करना चाहे, एक तरह से वो चाह रहे थे और बाकायदा उसमें चेतावनी दी गई थी, जो पूरा लेटर उन्हें दिया गया था कि जिन्होंने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अब सरकार जैसे ही ये कदम उठाती है तो इस कदम पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि जो शासकीय प्रक्रिया है उसको लेकर, इसकी वैधानिकता को लेकर बड़ा संदेह था। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई और ऐसे निर्णय थे जिस पर नाराजगी रही। यूएसएड को खत्म करने की योजना। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे यूएसएड कहा जाता है, उस पर भी आशंका के बादल छा गए थे। अब जो नया प्रशासन था उसने यूएसएड के सभी तरह के सभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रमों पर रोक लगाई और अमेरिका से बाहर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वापस आने का आदेश देते हुए हजारों कर्मचारियों की नौकरियों को निलंबित कर दिया। अब जो संघीय कर्मचारी उनके लिए भी वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया गया था। अब समझिए, जो WHO से अमेरिका को बाहर निकालने का निर्णय था ये भी लोगों को बहुत ज्यादा नाराज करने वाला था। ट्रंप ने WHO से बाहर निकलने का आदेश जारी कर दिया और ये कहा कि भाई WHO जो है वो चीन के प्रभाव में काम करता है। इतना ही नहीं, जो थर्ड जेंडर है उस पर भी कड़ा एक्शन एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति ने लिया। उसमें था थर्ड जेंडर को खत्म कर देना, उसके अस्तित्व को, उससे रिलेटेड जो भी नियम है उसे खत्म कर देना, मृत्यु दंड की बहाली करना, वित्तीय से जुड़े, फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम जानकारियों की जो मांग है वो की गई। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के कर्मचारियों को एक तरह से जो संघीय सरकार है उनके भुगतान और संग्रह से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां इकट्ठा करने की अनुमति दी थी। साथ ही इसके पास में मौजूद लोगों की सूचनाओं तक पहुंच की भी एक तरह से मंजूरी दे दी गई थी और इसी पर, इस पूरे विवाद में ट्रंप प्रशासन बुरी तरह से घिर गया। तो एक बड़ी फहरिस्त है और उन नीतियों की, उन पॉलिसीज की जिसका विरोध का सामना जो है प्रशासन, सरकार को करना पड़ रहा है और इन तमाम नीतियों का विरोध लगातार जनता कर रही है। अब मैं आपको ये भी बताती चलूं, अमेरिका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका की कई जगहों पर प्रदर्शन फिलहाल शांतिपूर्ण नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन ने
सुरक्षा सख्त कर दी है। वर्जीनिया में सैकड़ों प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन डीसी की ओर मार्च करते हुए नजर आते हैं। आर्लिंगटन कब्रिस्तान के पास में जमा हुए और इस आंदोलन को अब तक 300 से ज्यादा सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल चुका है। समझिए, यहाँ पर 300 से ज्यादा संगठनों का समर्थन होना अपने आप में ये बड़ी तस्वीर दिखाता है। वर्जीनिया से लेकर वॉशिंगटन डीसी की ओर किस तरह से लोग मार्च करते हुए नजर आए। आर्लिंगटन कब्रिस्तान, यहाँ पर वहाँ पर बड़े स्तर पर लोगों की यहाँ पर भीड़ नजर आती है। और जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU ने भी हजारों स्वयंसेवकों को बाकायदा ट्रेन किया ताकि जो पूरा प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहे। अब अमेरिका के प्रगतिशील नेता जो हैं, बर्नी सैंडर्स हो, अलेक्जेंड्रिया ओकासिया हो, कोटाज और हिलेरी क्लिंटन हो, उन्होंने इस अभियान के प्रति अपना समर्थन जताया है। कई मशहूर हस्तियों ने बाकायदा सोशल मीडिया पर #NoKings के साथ में अपने ये कहा जाए कि एकता के संदेश साझा किए हैं। कुछ महीनों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन पर भी आपको याद होगा कि इसी रूप में बड़ा विरोध नजर आया था, जिनमें लाखों लोग शामिल हुए थे। ट्रंप ने बाकायदा उसके बाद में कहा, भैया ये जो पूरा ये प्रदर्शन हो रहा है, #NoKings, मैं तो कोई राजा हुई नहीं। ट्रंप ने इन विरोधों पर प्रतिक्रिया दी, मुझे राजा कहना गलत है, ये प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है, देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भी इन प्रदर्शनों को एंटी अमेरिकन कैंपेन बताया और इसे विपक्ष की साजिश भी कहा है। समाजशास्त्री, अमेरिकी समाजशास्त्री डाना फिशर का मानना है कि नो किंग्स अभियान हाल ही के वर्षों का सबसे बड़ा जन आंदोलन साबित हो सकता है। अब अमेरिका में यह आंदोलन कोई पहला आंदोलन नहीं है। अमेरिका इसके पहले कई बड़े आंदोलन देख चुका है। अमेरिका का इतिहास यही दर्शाता है। अगर मैं 1775 से 1788 की बात करूं, माफ कीजिए 83 की बात करूं, 1775 से 1783 के बीच अमेरिकी क्रांति हुई। अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ी, जिसे स्वतंत्रता की लड़ाई कहा गया। और इस दौरान इसके बाद में ये युद्ध जो था वो प्रतिनिधित्व के बगैर कराधान नहीं के सिद्धांत पर एक तरह से केंद्रित था। ये बड़ी बात कही गई और इसका जो एक तरह से एंड कहा जाए वो 1783 में पेरिस की संधि के साथ में हुआ। पेरिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को एक तरह से मान्यता दे दी गई थी, लेकिन ये एक बड़ा आंदोलन था। उसके बाद में एक और बड़ा आंदोलन 18वीं सदी में देखने को मिला, जब 1861 से 1865 के बीच में अमेरिकी गृह युद्ध नजर आया, जब उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में ये युद्ध मुख्य रूप से दासों को मुक्त कराने के लिए लड़ा गया था। और ये भी बताते चले, ये अपने आप में ये युद्ध काफी बड़ा माना जाता है। इसे अमेरिका का सिविल वॉर कहा गया। उत्तरी राज्य संघीय एकता बनाए रखना चाहते थे, उनकी तरफ से ये बात बार बार कही गई थी और उन्हें कहा गया था कि भाई ये यूनिटी होना बहुत जरूरी है और इसको कई लोग तोड़ना चाहते हैं, ये भी आरोप उनकी तरफ से कही गई। इतना ही नहीं, पूरे देश से एक तरह से जो स्लेवरी थी, दास प्रथा, उसे खत्म करना एक बड़ा उद्देश्य था। और इसके बाद में आप देखिए, एक नागरिक अधिकार आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई 1954 से 1968 के बीच में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में यह एक बड़ा आंदोलन अमेरिका के इतिहास में दर्ज है। आंदोलन का उद्देश्य था जो अफ्रीकी और अमेरिकी हैं उनके खिलाफ जो कानूनी नस्लीय भेदभाव है उसे समाप्त किया जाए। अगर यूएस की बात करें तो दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर रहते हैं और उन्हें कई बार नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और वो भी एक बड़ी एक तस्वीर नजर आई थी। 1960 से 1970 के दशक के बीच वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन नजर आया, जब छात्र और नागरिक युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे और अपने आप में ये बड़ा आंदोलन था। अब समझिए, इसके परिणाम स्वरूप जो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन वो नजर आए, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन दर्ज हुए। परमाणु विरोधी प्रदर्शन 1982 में हुआ, जब न्यूयॉर्क शहर में लगभग 10 लाख लोग ये कहा जाए कि परमाणु हथियारों के खिलाफ सड़कों पर एकजुट हुए। 10 लाख अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होता है। और इसके अलावा 1992 में लॉस एंजलिस विद्रोह हुआ। रॉडनी किंग की पिटाई के आरोपी पुलिस अधिकारियों के बरी करने पर यह पूरा जो एक बड़ा आंदोलन था वो अमेरिका ने झेला है। और उसके बाद लॉस एंजलिस में
प्रदर्शन बड़े स्तर पर और वो भी हिंसक होते हुए नजर आए। लॉस एंजलिस विद्रोह के बाद में 2013 में बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ जब ब्लैक लाइव्स मैटर BLM के नाम से ये पूरा बड़ा प्रदर्शन था। पुलिस की क्रूरता और अश्वेत लोगों के साथ में नस्लीय असमानता के विरोध में ये बड़ा प्रदर्शन था, जो बड़ी गंभीर समस्या वहां के लोग हमेशा से फील करते रहे हैं। और 2013 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद में यह आंदोलन बड़े पैमाने पर नजर आया। 2020 में भी इसकी बड़ी आग जो है वो देखने को मिली थी। 2013 से 2020 तक लगातार बड़े स्तर पर यह तस्वीर नजर आई और इस आंदोलन में लगभग माना जाता है 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में वॉशिंगटन डीसी में लाखों महिला जो हैं वो 2017 में प्रदर्शन करती हुई नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन जब जब वो राष्ट्रपति बने उनका विरोध का सामना करना उन्हें पड़ा है। वहीं फिलिस्तीन समर्थक विरोध में बड़ा प्रदर्शन नजर आया था। अमेरिका भर के विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी समर्थक इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। 2024 की ही बात है जिसमें गाजा में इजरायल कार्रवाई के खिलाफ आवाज बड़े स्तर पर उठाई जाती रही है। और उसके बाद में ये कहा जाए कि अब ये जो बड़ा आंदोलन है #नो किंग्स अपने आप में अमेरिका के बड़े आंदोलनों में ये भी एक तरह से शामिल हो चुका है। अमेरिका और दुनिया भर में नो किंग्स आंदोलन के तहत प्रदर्शन हुए हैं जो कि तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के समर्थन में आयोजित किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, आव्रजन नीतियों में कठोरता, ICE छापों और संघीय सैनिकों की तैनाती जैसे कदमों को लेकर तीखी नाराजगी जताई। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और शिकागो में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण मार्च किया। आंदोलन ने बाकायदा वैश्विक स्तर पर एकजुटता दिखाते हुए नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत को दोबारा अंडरलाइन किया है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये विरोध ट्रंप प्रशासन की नीतियों को बदल पाएगा या नहीं। दुनिया भर में उठ रही आवाज ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश मानी जा रही है। अब देखना होगा कि ये नो किंग्स आंदोलन का अगला पड़ाव आखिर कहां तक जाता है। नो किंग्स आंदोलन, अब ये कहा जाए कि अब एक सिर्फ आंदोलन नजर नहीं आता, बड़े स्तर पर आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की चुनौतियां, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाता हुआ माना जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि आखिर आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन किस रूप में जाता है, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी नजर आती है। और आप ये समझ के चलिए कि सिर्फ ये कुछ नीतियों को लेकर ही नहीं, जब जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने उनका सामना, उनके ये कहा जाए कि बड़े स्तर पर उन्हें विरोधों का करना पड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली खबर की तरफ। दुनिया एक बार फिर से सख्त अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमास को खुली चुनौती दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर गाजा में युद्ध विराम तोड़ा गया तो हमास को मिटा दिया जाएगा। अब से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक सख्त बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमास को अब ये तय कर लेना चाहिए कि वो शांति चाहता है या फिर वो खत्म होना चाहता है, खुद का दी एंड चाहता है। अगर युद्ध विराम तोड़ा गया तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे, डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक बार फिर से वार्निंग दी है, निरस्त्रीकरण करें या फिर परिणामों का सामना करें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे हमास को कहा है। और उन्होंने कहा है कि शांति समझौता तोड़ोगे तो बाकायदा इसका सख्त जवाब भी मिलेगा। हमास को छोड़ने, अपने हथियार उनको छोड़ने होंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमास का वजूद तक मिटा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गाजा में हिंसा अगर जारी रही तो सीधे अब अमेरिका को हस्तक्षेप करना होगा। ये वही अमेरिका है जिसने इजराइल और गाजा के बीच में पीस प्लान पर एक तरह से सहमति करवाई, लेकिन हमास अगर नहीं मानता तो उसका अंजाम बुरा होगा। दरअसल हुआ यूं कि इजराइल ने रविवार को हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया और इसी के अगले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप का ये अल्टीमेटम आ चुका है। अमेरिका का संदेश साफ है, शांति तोड़ोगे तो मिटा दिए जाओगे। अब उनके इस बयान को लेकर पश्चिम एशिया में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इजराइल ने ट्रंप की इस सख्त लाइन का स्वागत किया है, जबकि कई अरब देशों ने इसे शांति प्रक्रिया के लिए खतरा करार दिया है।
इससे पहले गाजा पर काबिज हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। इस पूरे आतंकी समूह ने साफ किया कि वो ना तो हथियार छोड़ेगा और ना ही गाजा को छोड़ेगा। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वो गाजा पर एक बार फिर से कब्जा करने जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने मिस्र में जिस शांति समझौते को कराने का ढोल पीटा था, उसमें जो प्रमुख शर्त थी वो तो हमास के डिसअर्मामेंट और गाजा में एक नई सरकार के गठन की ही थी। अब इससे गाजा में एक बार फिर से इजरायली हमले की आशंका बढ़ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमास का जो पीस प्लान था, अब समझिए ये कहा जाए कि उस पीस में से पीस गायब है। उस पीस प्लान में से हमास का पीस से इनकार है। मैं आपको बताती हूँ किस रूप में। दरअसल हमास ने हथियार छोड़ने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। हमास ये क्लियर कह रहा है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। गाजा में शांति का रास्ता इसके माध्यम से एक बार फिर से अटक चुका है। हालांकि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही इस पर अटकलें थी। अब हमास ने पीस डील से सीधा सीधा इनकार कर दिया। अब इसके चलते एक बार फिर से ऐसा लगता है कि गाजा और इजराइल में तनाव फिर नजर आ सकता है और एक बार फिर से तनाव आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। दुनिया की नजरें एक बार फिर से गाजा में टिकी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस रूप में गाजा और इजराइल के बीच में हमला हुआ, तो उसमें गाजा पर बड़े इंपैक्ट में एक तरह से नुकसान देखने को मिला था। अब हमास ने हथियार छोड़ने से इनकार किया। गाजा में शांति का रास्ता फिर से अटक चुका है। हमास ने पीस डील से इनकार कर दिया और उसके बाद में ये समझिए कि किस रूप में ये आने वाले वक्त में स्थिति और जटिल होती हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने युद्ध विराम को एक तरफा तौर पर खत्म कर दिया था, उन्होंने कहा कि अगर हमास हथियार छोड़ने में विफल रहता है तो इजराइल अपने फिर से हमले शुरू कर सकता है। मिस्र में अक्टूबर 2025 में बाकायदा शर्म अल शेख पीस समिट हुई, जिसमें एक ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें गाजा युद्ध समाप्त करने और मध्य पूर्व शांति बहाल करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। इसमें 30 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें कतर, तुर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, जॉर्डन और जर्मनी शामिल थे। इजराइल और हमास ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि थे उनके साथ में समझौते लागू करने पर चर्चा जरूर हुई थी। शर्म अल शेख में प्रमुख निर्णय और जो तमाम समझौते हुए, उसमें ट्रंप का गाजा पीस प्लान लागू हुआ। सम्मेलन में ट्रंप के गाजा पीस प्लान की पहली फेज लागू की गई, जिसमें पूर्ण युद्ध विराम, बंधकों और कैदियों की अदला बदली और इजरायली सेना का सीमित पीछे हटना एक तरह से शामिल था। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण इसका हिस्सा था वो था मानवीय सहायता शुरू करना, क्योंकि गाजा में जिस रूप में बर्बादी का आलम था, उसमें सहायता कॉरिडोर खुले, जिससे महीनों से रुकी राहत सामग्री को अंदर ले जाया जा सके। अस्थायी प्रशासन की भी बात इस दौरान इस पीस प्लान में थी। गाजा में एक 15 सदस्यीय टेक्नोक्रेट प्रशासनिक समिति गठित करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें हमास की कोई भी औपचारिक भूमिका नहीं होगी, ये स्पष्ट हो चुका था। इसके अलावा एक और बड़ी बात थी अंतर्राष्ट्रीय शांति बल। अमेरिका, यूरोप और अरब देशों की भागीदारी से एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स तैनात करने पर भी सहमति बनी, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी लेनी होगी। अब जो पुनर्निर्माण योजना है, रिकंस्ट्रक्शन योजना, उसमें गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 53 अरब डॉलर का अनुमानित खर्चा है। अब इसके लिए मिस्र नवंबर 2025 में डोनर कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा और उसके माध्यम से एक बार फिर से गाजा को विकसित गाजा बनाने की कोशिश की जाएगी। इनका मकसद था गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त हो। और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि इस पीस समिट में कौन कौन से देश शामिल हुए या फिर जिन्हें न्योता दिया गया था और जिन्होंने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। पीस समिट में शामिल देशों के बारे में जान लीजिए। इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान, तुर्की, यूएई, ये वो देश हैं जो इसमें शामिल थे। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, बहरीन, पाकिस्तान, आर्मेनिया, ग्रीस, हंगरी, इंडोनेशिया भी इस दौरान इसमें शामिल था। इस पूरे पीस प्लान में, पीस वार्ता में अजरबैजान, साइप्रस, कनाडा, कुवैत, ईरान, जॉर्डन और यूरोपीय यूनियन भी इस दौरान शामिल थे। इसके अलावा भारत को भी उसमें इनवाइट किया गया था। लेकिन पीस समिट के बाद में सवाल बार बार एक यही बात थी कि क्या इजराइल हमास के बीच का संघर्ष अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ट्रंप के पीस प्लान पर तुरंत राजी हो गए थे और ना ही उन्होंने प्लान में बदलाव की बात कही। लेकिन हमास पीस प्लान पर सहमत था, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी थी जिस पर हमास बात करना चाहता था। हमास ने पूरी तरह से डील नहीं मानी और डील के कुछ पॉइंट्स पर एतराज जताया।
अब हमास ने पीस प्लान को एक तरह से बकवास करार दिया है। हमास बार बार ये कहता है कि जो पीस प्लान का जो पूरा खाका तैयार किया गया उसे वो स्वीकार नहीं करता। उसमें जो बड़ी बात एक तरह से कही गई थी, उसमें कहा गया था कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे। हमास ने उसकी इस शर्त से सिरे से उसे खारिज कर दिया। उसने कहा कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे और इसी की वजह से, जैसा हमने आपको बताया, गाजा में शांति का प्रस्ताव एक बार फिर से अटका हुआ नजर आता है। हमास ने पीस डील से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें वो सहमत नहीं था। अब ये कहा जाए कि इजराइल और हमास के बीच में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आता है। अब आप ये भी समझिए, दुनिया की नजरें गाजा पर टिकी हैं कि अब आने वाले वक्त में आखिर गाजा का क्या होगा। क्या इजराइल और गाजा के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अभी भी हमास का यही रुख है कि हमास हथियार नहीं छोड़ेगा। साथ ही हमास ये भी कहता है कि वो गाजा छोड़कर भी नहीं जाएगा। पहले ट्रंप की धमकी और दबाव के चलते हमास ने कुछ शर्तों के साथ में डील को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन गाजा पीस प्लान पर पहले चरण में हमास ने सहमति जताई। प्रस्तावित समझौते का पहला चरण लागू भी कर दिया गया था। अब इजराइल ने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को वापस भी बुला लिया, ऐसा दावा किया जा रहा है, और साथ ही फिलिस्तीनियों को रिहा भी कर दिया। हजारों फिलिस्तीनी बॉर्डर के रास्ते गाजा गए, अपने परिजनों से मिले, लेकिन अब हमास ये कहते हुए शांति समझौता स्वीकार कर रहा है कि वो गाजा को छोड़कर नहीं जाएगा और हथियार भी नहीं डाले जाएंगे। उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं। अब आगे क्या होगा, पहले चरण में किन चीजों को लेकर फैसला हुआ, ये भी आपको जानना जरूरी है। पहला चरण जो था, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले चरण में युद्ध विराम का आगाज हुआ। पहले चरण में सबसे महत्वपूर्ण था कि जो युद्ध विराम है वो हो। युद्ध विराम का आगाज हुआ, ये स्पष्ट हुआ कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। युद्ध विराम के आगाज के बाद में एक अलग तस्वीर नजर आई, जो खासतौर से ये कहा जाए कि इजराइल की जो सेना थी वो गाजा में जहां तक एंटर की गई थी, वो नियमित जो कुछ सेंटर्स, जो कुछ ऐसी लाइन थी तय की गई थी, वहां तक वो वापस आई। इतना ही नहीं बल्कि दोनों ही देशों ने अपने अपने बंधकों को, जो उनके पास में बंधक थे, गाजा की तरफ से बाकायदा इजरायली बंधकों को रिहा किया गया और इजराइल की तरफ से हमास के जो तमाम लड़ाके या फिर गाजा के जो लड़ाके थे और उन्हें एक तरह से रिहा किया गया। अब रिहाई के बाद में कहा जाए गेटवे भी ओपन शुरू हुआ और ये माना जा रहा था कि शायद पहला चरण काफी सकारात्मक होगा, लेकिन अब हाल ही में इजराइल की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि अब गाजा ने उन पर हमला किया है। इजरायली सेना, जैसा मैंने आपको बताया, 24 घंटों में 53% इलाकों से वापस आ गई थी पहले चरण में, और उसके बाद में कुछ इलाकों में जहां जहां पर बंधक थे वहां से उनको रिहाई हो गई। जो अभी हमने आपको बताया कि पहले चरण का हमास को 72 घंटे में सभी 48 बंधक सौंपने थे, और जो जीवित और कुछ की जो ये कहा जाए कि उनके शव, जिंदा 20 को पहले और फिर उसके बाद में उनके शव सौंपे गए। फिलिस्तीनी कैदी बाकायदा रिहा कर दिए गए इजराइल के कैद से। ये पहले चरण का हिस्सा था। इसके बाद में इजराइल से 250 आतंकी हमलों को के जो दोषी थे उन्हें भी एक तरह से रिहा कर दिया गया था। इजराइल से 250 आतंकी रिहा हुए, वहीं 1700 युद्ध के दौरान गिरफ्तार गाजा वापस भी रिहा हो गए हैं। गाजावासी वो भी रिहा कर दिए गए। इजराइल ने 250 लोगों की सूची बाकायदा जारी की थी पहले चरण में, और उन 250 इसके अलावा जो गाजा के को मानवीय सहायता देने की भी शुरुआत एक तरह से शुरू हो गई थी। आप समझिए, ये मानवीय सहायता, गाजा जिस रूप में बड़े स्तर पर वहाँ पर खाना पानी बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उससे जूझ रहा था, इसके चलते 1,70,000 मीट्रिक टन खाना, दवा जो है वो तैयार की गई, वो भेजने का निर्णय लिया गया था पहले चरण में। यूएन ने भुखमरी कम करने का वादा भी बाकायदा इस दौरान किया था। दुनिया भर के अलग अलग देश गाजा में मदद आगे करेंगे, भुखमरी कम होगी, ऐसा यूएन की तरफ से दावा किया गया। और यही वजह है कि 7 लाख बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने का भी निर्णय इस पहले चरण में पीस प्लान के तहत लिया गया था। इतना ही नहीं, शवों को ढूंढने के लिए टास्क फोर्स भी बनाए जाने की बात इस बड़े पहले फेज में इस पीस प्लान में हुई थी। और इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो प्रभावित हैं, जो अस्पताल हैं, अस्पतालों को बनाया जाएगा। गाजा में मुश्किल से कायम हुई शांति अब एक बार फिर से एक ही हफ्ते में टूटती हुई नजर आई। रविवार को इजराइल ने गाजा में खाद्य और दवा की आपूर्ति रोक दी। एक बार फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए, और ये कार्रवाई हमास के 2 लड़ाकों द्वारा इजरायली सैनिकों की हत्या के बाद की गई। इस पूरी घटना ने साफ कर दिया कि युद्ध विराम कितना नाजुक था। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमास सत्ता में है वो गाजा के पुनर्निर्माण में कोई भी पैसा नहीं देंगे।
हमास की आंतरिक हिंसा और संघर्ष ने गाजा की जनता को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। अब उनके लिए राहत सामग्री तक पहुंचना बहुत ज्यादा चुनौती बन गया। इधर हमास अपने ही फिलिस्तीनियों को मार रहा है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने उन्हें बचाने के लिए गाजा जाने का निर्णय लिया है, ये ऐसा दावा किया जा रहा है। और समझिए, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की मेहनत को एक बड़ी चुनौती है, ये बात भी कही जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने गाजा शांति डील पर कई कोशिशें की, लेकिन अब ये पूरी तरह से संकट में है। तो ये गाजा की नई स्थिति थी। युद्ध विराम टूटने के बाद में गाजा की जनता अब राहत और सुरक्षा की तलाश में है और ट्रंप प्रशासन की गाजा डील भी अब चुनौती में है। ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद अब सवाल यह है कि हमास की प्रतिक्रिया आखिर क्या होगी और गाजा में शांति आखिर कितने दिन टिक पाएगी। अपने आप में ये बड़ा सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली खबर की तरफ। दुनिया के तकनीकी और आर्थिक चमत्कार के लिए मशहूर जापान, यहां पर ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ जब जापान ने पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जी हां, साने तकाइची अब जापान की सर्वोच्च राजनीतिक जिम्मेदारी संभालेंगी। इस पूरे फैसले के राजनीतिक और वैश्विक मायने काफी ज्यादा बड़े माने जाते हैं। जापान में मंगलवार को इतिहास रचा जब संसद के निचले सदन ने पहली बार किसी महिला नेता साने तकाइची को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। तकाइची जापानी राजनीति की कड़े रूढ़िवादी और सख्त तेवर वाली नेता के रूप में जानी जाती हैं। उनका चीन के प्रति कड़ा रुख, घरेलू नीतियों में सख्ती को लेकर चर्चा अक्सर होती रहती है। जापान की घटती जनसंख्या और वैश्विक राजनीति में बदलाव के इस समय पर ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए मैं आपको जरा बताती हूँ कि जापान के पहली पीएम आखिर कौन है। और 64 वर्षीय अल्ट्रा कंजर्वेटिव नेता साने तकाइची मानी जाती हैं और 64 वर्षीय 1979 में टीवी असाही की एंकर के रूप में वो बड़ी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। 1990 के दशक में उन्होंने राजनीति में एंट्री की और तब से लगातार बेबाक तरीके से जानी जाती हैं। तकाइची रूढ़िवादी और कट्टर राष्ट्रवादी के तौर पर पहचान रखती हैं। वहीं पूर्व पीएम शिंजो आबे की करीबी भी इन्हें माना जाता रहा है। एलडीपी में पहली बार 2021 में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी और उसके बाद में 2024 में वो इस पद के लिए बाकायदा लड़ी गई और उसके बाद में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज भी की। और इसके बाद में एलडीपी लीडरशिप इलेक्शन में वो रनर अप के तौर पर अपनी एक भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। और तकाइची ब्रिटिश आयरन लेडी मार्गरेट थैचर को एक तरह से अपना आदर्श मानती हैं और इसी वजह से कहा जाए कि एक पूरी खासतौर से जापान के लिए तो एक अलग तस्वीर है ही। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साने तकाइची को उनकी ऐतिहासिक चुनाव पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्हें लिखा है कि जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर साने तकाइची को हार्दिक बधाई। भारत जापान की विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए मैं उनके साथ में मिलकर काम करने की आशा करता हूं। हमारे गहरे संबंध इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने तकाइची के लिए पोस्ट किया और उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी। हालांकि एक समय था जब जापान को एशिया का अमेरिका कहा जाता था। जी हाँ, दरअसल 1980 के दशक में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। कई बड़ी कंपनीज जैसे सोनी, पैनासोनिक, टोयोटा जैसे बड़े ब्रांड हर घर में मौजूद थे। टोक्यो की जमीन की कीमतें इतनी ऊंची थी कि कहा जाता था कि टोक्यो का इंपीरियल पैलेस पूरे कैलिफोर्निया से महंगा है। लेकिन 2025 आते आते वही जापान अब भारत से भी पीछे खिसक गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, उसकी रिपोर्ट में भारत की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो गई, जबकि जापान की 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। जापान की गिरावट की शुरुआत दरअसल 1990 के दशक से हुई थी, जब 1980 के दशक में जापान ने जबरदस्त ग्रोथ देखी। लेकिन ये ग्रोथ असल में एक विशाल एसेट बबल पर टिकी थी। रियल एस्टेट और शेयर बाजार में भारी सट्टा लगा। जब ये बबल 1990 में फूटा तो बैंकों के पास में अरबों येन के डूबे कर्ज रह गए। शेयर बाजार क्रैश हो गया, प्रॉपर्टी की कीमतें 80% तक गिर गईं और उपभोक्ता खर्च में भारी गिरावट आ गई। इसके बाद जो दौर आया उसे जापान की लॉस्ट डिकेड्स कहा जाने लगा। और समझिए, एक ऐसा समय जिसमें ना तो ग्रोथ दिखी, ना निवेश दिखा, ना वेतन में बढ़ोतरी नजर आई।
और ये जो पूरा ठहराव था वो 1991 से लेकर 2010 तक चला और असर अभी भी महसूस किया जाता है, बाकायदा वहाँ के लोग भी ये कहते हैं। अब जापानी अर्थव्यवस्था ने इससे कभी पूरी तरह से वो ये अर्थव्यवस्था उबर नहीं पाई। जापान की अगर जनसंख्या की बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती जरूर यहाँ पर रही है। 2025 में कुल जनसंख्या 125 मिलियन है और समझिए यहाँ पर 65 साल से ऊपर की आबादी 28% है और जन्म दर की अगर बात करें तो वो 1.3%, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी कम है। जापान में जनसंख्या संकट लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। 2025 में जापान की कुल जनसंख्या लगभग 125 मिलियन है, जिसमें से 28% लोग तो 60 से ज़्यादा के हैं, 65 साल से उम्र से ज़्यादा है। जन्म दर यहाँ पर 1.3 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफ़ी नीचे है। इसका मतलब अगर आसान भाषा में आप समझें तो हर साल कामकाजी लोगों की संख्या यहाँ पर घट रही है और बुजुर्गों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। अब जापान की घटती जनसंख्या का असर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसके जापान की घटती जनसंख्या का असर ये है कि कंपनियों में श्रमिकों की, कर्मचारियों की, लेबर्स की कमी बड़े स्तर पर नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर एक तरह से सामाजिक जो सुरक्षा खर्च है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। खुदरा और रियल एस्टेट में एक तरह से घटती मांग जापान की बड़ी एक चुनौती बनता हुआ नजर आता है। तो ये बड़ी तीन ये कहा जाए कि इसका इम्पैक्ट नजर आता है। 3 स्तरों पर इसका पहला बड़ा असर पड़ा। जैसा मैंने आपको बताया, कंपनियों को श्रमिक नहीं मिल रहे, सामाजिक सुरक्षा खर्च नहीं जो है वो बढ़ रहा है, जैसे पेंशन या स्वास्थ्य सेवा वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खुदरा और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों में उपभोक्ता लगातार मांग घट रही है। भारत और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में जहां पर युवा जनसंख्या और प्रवास से जनसंख्या बनी रहती है, जापान में स्थिति इससे ठीक उलट हो चुकी है। अब सोनी और तोशिबा कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्याय हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो चुका है, अब है सैमसंग, एप्पल, हुआई जैसे तमाम ब्रांड्स आगे निकल चुके हैं। जापान का फोकस हार्डवेयर पर रहा, जबकि दुनिया अब सॉफ्टवेयर पर है। दुनिया अब क्लाउड और एआई की तरफ बढ़ रही है। एआई, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक, जिनमें भारत भी आज अग्रणी बनता है। इन तमाम क्षेत्रों में जापान पिछड़ा हुआ नजर आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अब ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की दौड़ है। अब ऐसे में टेस्ला और BYD आगे निकल चुके हैं, जबकि टोयोटा जैसी कंपनियां अभी भी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। जापान की ईवी नीति देर से आई और बैटरी टेक्नोलॉजी में चीन उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आया। समझिए, जापान का जो कॉर्पोरेट मॉडल है वो अभी भी 1980 के दशक जैसा ही नजर आता है, यानी कि जो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशंस हैं, निर्णयों में अत्यधिक सोच संकोच जो है। ऐसे में माहौल में अब स्टार्टअप, इनोवेशन या फिर लीक से हटकर सोच पनप नहीं पाती। महिलाओं की भागीदारी अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीमित है। समझिए, अगर लीडरशिप रोल की बात करें तो जापान में मात्र 15% महिलाएं ही लीडरशिप रोल में हैं। इसके अलावा छोटे और मझोले उद्योग जो हैं, SMEs जिसे कहा जाता है, उनके लिए क्रेडिट, तकनीक और विस्तार के मौके बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। जबकि जर्मनी जैसे देशों में यही SME सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। जहां भारत आज UPI, डिजिटल गवर्नेंस और 5G में लीडिंग है, जापान अभी भी कई सरकारी कार्यों में फैक्स मशीन और कागजी फॉर्म पर निर्भर करता है। कोविड-19 महामारी हम सभी ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, और इस दौरान ये देखा गया कि जापान डिजिटल युग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इंटरनेट स्पीड हो, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर डिजिटल सेवाओं में जापान अब कोरिया और चीन से कई गुना ज्यादा पीछे नजर आता है। अब आइए, जापान पर किस रूप में कर्ज है, विकास के रास्ते पर दबाव किस रूप में है, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जापान पर कुल कर्ज जो है लगभग 9,863 लाख करोड़ का है। समझिए, अपने आप में ये चिंता की बात है। और जो उनकी GDP है, उस GDP का लगभग 250% माना जाता है। ये कर्ज का हाल बताता है। युवाओं की आबादी लगातार यहाँ पर घटी और युवाओं की आबादी घटने से ही इकोनॉमी पूरी तरह से सुस्त यहाँ पर पड़ चुकी है। जापान की आबादी अब बूढ़ी हो रही है। कई रिपोर्ट सामने आई हैं, यहाँ पर 28% से ज्यादा लोग 65 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। अब इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत
ज़्यादा दबाव पड़ता है, चाहे बात पेंशन स्कीम्स हो या फिर मेडिकल की जो तमाम सेवाएं हैं उसको लेकर। और जापान में महंगाई का स्तर हर इन तमाम सेक्टर्स के साथ में किस रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है, और यही जापान पर कर्ज और विकास के रास्ते पर जापान के एक तरह से दबाव बनाता है। यही एक रूप में बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो जापान वासियों की बढ़ाता है। जापान दुनिया के सबसे अधिक कर्ज वाले देशों में से एक है, और इतने बड़े कर्ज के साथ में सरकार के पास में R&D, इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी में निवेश करने की तमाम सीमाएं नजर आती हैं। साथ ही चीन का बढ़ता प्रभुत्व, अमेरिका का टैरिफ और वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव ने जापान का एक्सपोर्ट पर सीधा सीधा असर डाल दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जापान में राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची ने पद संभाला और एक बाकायदा संदेश दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद तकाइची ने अपने पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने लगातार मेहनत को जापान के पुनर्निर्माण का रास्ता बताया और ये कहा है कि काम करो, घोड़े की तरह काम करो। तकाइची के इस बयान ने वर्क लाइफ बैलेंस और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता जताने वालों के बीच में चर्चा जरूर छेड़ती है। वो हर पीढ़ी को एकजुट करके देश को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके कठोर संदेश ने आलोचनाओं ने भी एक तरह से कहा जाए कि एक बड़ा जन्म जरूर आलोचनाओं को दे दिया है। पीएम बनते ही तकाइची का जो बड़ा ऐलान नजर आया है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा स्ट्रांग वर्क एथिक वो अपने आप में एक होना बहुत ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस पर विवाद उनके शुरुआत के भाषण से ही हो चुका है। आर्थिक चुनौतियों से निपटना भी उनके लिए एक बड़ा जो ये कहा जाए एक बड़ा ऐलान उनके इस पूरे बयान में रहा। पार्टी में एकजुटता लाना उनकी खास बातों में शामिल रहा और ये कठोर काम की नीति जापान की बढ़ती आर्थिक चुनौतियाँ और जनसंख्या संकट का क्या समाधान बन पाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये था जापान का ऐतिहासिक पल। पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची अब देश की बागडोर संभालेंगी। देखना ये होगा कि उनकी नीतियां जापान और दुनिया पर किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं, कैसा प्रभाव डालती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका में जिस तरह से भारतीय रह रहे हैं उनके लिए अमेरिका में रहकर काम करना और कठिन हो गया है। अमेरिका की तरफ से H-1B वीजा पर लगाए गए $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए की फीस आज मंगलवार 21 अक्टूबर से लागू हो गई है। अब 70% H-1B वीजा भारतीयों को मिलता है। ऐसे में आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे भारतीयों को कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। H-1 वीजा लेने में भारतीय नंबर 1 है। आपको ये भी बता दें, अगर पूरे ओवरऑल अगर अमेरिका की बात करें तो H-1 वीजा लेने में भारतीय नंबर 1 है। और माइग्रेशन पॉलिसी वेबसाइट के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, भारत जो है वो 73% पर है। इसके बाद में दूसरा नंबर है चीन का जो 12% पर है। फिलीपींस 1% है, वहीं कनाडा 1% है, दक्षिण कोरिया 1% है और बाकी अन्य की बात करें तो 12% है। सोर्सेज जो मैं वो माइग्रेशन पॉलिसी वेबसाइट के अनुसार ये सोर्सेज हैं। अब H-1B वीजा पर USCIS का ये जो नया गाइडलाइन है वो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नए नियमों को लेकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद में आया है। संगठन ने कहा है कि बढ़ी हुई फीस अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाएगी। इस प्रमुख व्यावसायिक संगठन ने ट्रंप के 19 सितंबर के आदेश को कानूनी रूप से अमान्य करार दिया। आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी पहल का उद्देश्य अमेरिकियों को नौकरियों में प्राथमिकता देना है। अन्य विदेशी कर्मचारियों और कंपनियों ने भी बाकायदा इस पर चिंता जरूर जाहिर की। भारतीय विशेष रूप से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि H-1B वीजा के माध्यम से अमेरिका में कार्यरत आधे से ज्यादा लोग भारतीय ही हैं। अब H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी विवाद आखिर क्या है, इसको मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की और ये बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, ये बड़ी बढ़ोतरी थी। 21 सितंबर से इस वीजा पर $1 लाख की फीस लगा दी गई है और उससे ये इसका असर भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स पर भी बाकायदा पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका में किसी अन्य देश की अगर बात करें तो उसमें भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारतीयों के लिए अमेरिका में रोजगार के अवसर अब आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा कम हो सकते हैं इस पूरी बढ़ोतरी के साथ में।
अब आप इसको इस रूप में समझिए, मौजूदा H1B वीजा होल्डर, ये जो कहा जाए वो इससे सीधे सीधे इंपैक्ट करेंगे। 88 लाख वाले H1B वीजा बम से किसे छूट जो है, जो मौजूदा जिनके पास में जो वीजा है वो इससे जरूर थोड़ा सा उनको रियायत होगी, लेकिन जो पहले से वैध H1B वीजा है उन पर भी एक तरह से इतनी बड़ी फीस का बोझ नहीं होगा। पहले वाला नियम कुछ शर्तों के साथ में होगा। और सबसे खास बात ये कि जो इस तारीख से पहले जो वीजा ऑलरेडी स्वीकार किए जा चुके हैं, स्वीकृत आवेदन, उन पर एक तरह से उन्हें छूट दी गई है। 21 सितंबर 2025 तक यूएससीआईसी को बाकायदा जमा किए गए H1B वीजा आवेदन के लिए जो पहले आ चुके हैं उन्हें एक तरह से रियायत मिलेगी। F1 से H1B वीजा में बदलाव जो है उससे एक तरह से इसमें छूट मिलती हुई नजर आती है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को F1 वीजा से H1B वीजा में बदलाव करने के लिए ये फीस नहीं देनी होगी, उनके लिए ये जरूर राहत की बात है। लेकिन जो नए वीजा लेंगे उनके लिए जरूर चिंता की बात है। प्रोफेशनल्स पहले से जो अमेरिका में मौजूद हैं, यानी जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है और अब वहीं से वो H1B स्टेटस में ट्रांजिट कर रहे हैं, उन्हें ये अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इसी तरह जो लोग पहले से H1B वीजा पर काम कर रहे हैं और केवल उसका नवीनीकरण या फिर ट्रांसफर करवा रखे हैं, उन्हें भी ये शुल्क नहीं देना होगा। अमेरिकी सरकार का मानना है कि कुछ कंपनीज H1B वीजा का दुरुपयोग कर रही हैं, खास करके वो जो अमेरिका में नहीं बल्कि विदेशों में बैठे लोगों के लिए ये वीजा आवेदन करती हैं ताकि उन्हें कम वेतन पर काम पर रखा जा सके। इस अतिरिक्त शुल्क का उद्देश्य ऐसे दुरुपयोग को रोकना है और अमेरिकी श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। अपने आप में इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आज का दिन, खासतौर से जब ये नई वीजा पॉलिसी लागू हो रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत अहम हो जाता है।